हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका रसोई में बर्तन धो रही होती है। तभी उसकी ननद पूनम आती है और अपनी भाभी को बर्तन धोते हुए देखकर पूनम कहती है, भाभी, आप एक बहुत ही बड़े और अमीर घर की बहू हो। ऐसे अच्छा लगता है कि आप हाथ से बर्तन धो रही हो। घर में डिश वॉशर भी तो है ना, फिर आप ये हरकत क्यों कर रही हो? ननद जी, बुरा मत मानना, लेकिन जब मैं हाथ से बर्तन धोने में अभी समर्थ हूँ तो किसी और की क्या ही मदद लेनी अभी। और वैसे भी मुझे थोड़ी ना कोई दूसरा काम करना है। आप भी तो अमीर घर से ही है ना, तो ये चिंदी वाली हरकत क्यों नहीं छोड़ देती आप? आपको ऐसे बर्तन धोते हुए किसी बाहर वाले ने देख लिया ना तो हमारी इज्जत का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? ननद जी, काम करने से हमेशा ही इज्जत बढ़ती है। काम करने से हमारा शरीर भी सही रहता है। आपसे तो बात ही करना बेकार है। हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो ना तो भी आपको पत्तल में ही खाना अच्छा लगेगा। गरीब गरीबी से ही प्यार करता है। वैसे ही आपका हाल भी हो रखा है। समय का पहिया कब किस तरह घूम जाए ये किसी को नहीं पता होता है। इसलिए हमें किसी भी चीज में कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि सबको स्वीकार करना सीखना चाहिए। पता नहीं कैसी भाभी मिली है मुझे। अरे ये सब छोटे मोटे काम हम जैसे अमीर लोगों के लिए थोड़ी बने हैं। हमारा तो काम ही होता है आराम करना। पूनम एक अमीर और बिगड़ी हुई लड़की थी, इसीलिए उसे गरीबी जरा भी पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि उसे अपनी भाभी की कई चीजें भी पसंद नहीं आती थी, इसीलिए वो आए दिन अपनी भाभी को टोकती रहती। कुछ दिनों बाद पूनम और राधिका आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी पूनम का बड़ा भाई यश आता है और उन दोनों को बताते हुए यश कहता है, पूनम, तुम्हें पापा के दोस्त सतीश अंकल के बारे में तो याद है ना? हाँ, मुझे बिल्कुल और अच्छे से याद है। पापा और सतीश अंकल बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक कि सतीश अंकल हमें भी अपने बच्चों की तरह ही मानते थे। हाँ, आज मुझे सतीश अंकल मिले तो उनसे काफी सारी बातें हुई मेरी। अच्छा, फिर तो अंकल ने मेरे बारे में भी पूछा होगा। अंकल मुझे अपने बेटे से ज्यादा मानते थे। पूनम, पापा ने मुझसे मरते वक्त एक वादा लिया था। सतीश अंकल से मिलने से पहले मैंने उस वादे पर ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन आज अंकल ने भी उसी वादे का जिक्र किया। भैया, आप किस वादे की बात कर रहे हो? मुझे तो पता नहीं कि पापा ने कोई वादा भी किया था जो कि सतीश अंकल को भी पता था, लेकिन मुझे नहीं पता उस वादे के बारे में। पापा और सतीश अंकल बचपन के दोस्त हैं और पापा सतीश अंकल के बीच में ये बात भी हो रखी है कि पूनम और सतीश अंकल का बेटा अर्जुन, उन दोनों की शादी करवानी है। भैया, आप ये क्या बात कर रहे हो? अरे पापा ने आपको वादा किया था ना, तो आप जानो कि उस वादे का क्या करना है। मैं तो बिल्कुल भी उस अर्जुन से शादी नहीं करने वाली हूँ। ननद जी, आप ये क्या बातें कर रही हो? अरे कम से कम एक बार अपने भैया की पूरी बात तो सुन लो। वो बड़े हैं, वो तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है ये सब अच्छे से जानते हैं। भाभी, आपको इन सब में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सतीश अंकल को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं और वो ही एक पहले इंसान हैं जिनसे उनके गरीब होने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। पापा तो चले गए, लेकिन उनके इस बिना सर पैर के वादे को मैं पूरा नहीं करूंगी। बस पूनम, अब तक मैं सोच रहा था कि ये सब तुझे कैसे समझाऊं, लेकिन तेरी बदतमीजी देखकर यही लग रहा है कि पापा ने जाते जाते बहुत सही फैसला लिया है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आपके सहमत होने या ना होने से क्या होता है? शादी तो मुझे करनी है ना, और मेरी सहमति आपको कभी नहीं मिलने वाली। आप ये बात भूल ही जाओ कि मैं कभी शादी के लिए हाँ भी करूँगी। ठीक है, ये तेरा फैसला है और हम लोग फैसले के बीच कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन पूनम, मेरी भी एक बात सुन ले। ये घर पापा का बनाया हुआ है और पापा का ही सब कुछ है। अगर तू पापा की बात का सम्मान नहीं रख सकती तो तुझे यहाँ भी रहने का कोई हक नहीं है। पापा ने ये सब मेरे नाम किया है। अब तू आगे सोच ले क्या करना है। ये अब क्या बातें कर रहे हो? आपकी बहन है, अमीर घर में पली बड़ी है, और अब उसे गरीब घर में शादी करने को बोलोगे तो वो तो मना करेगी ही ना। राधिका, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन पापा का वादा मेरे लिए ज्यादा बड़ा है। अगर मैंने भैया से और बहस की तो भैया पक्का मुझे घर से निकाल देंगे। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं भैया की बात मान लूं और शादी के लिए हाँ कर दूं। बाद में कोई बहाना बनाकर शादी तोड़ दूंगी। पूनम अपने भैया की बात मान लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद पूनम की शादी अर्जुन नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के अगले ही दिन जब सुबह सुबह पूनम नहाने के लिए जाती है बाथरूम में, तब वो देखती है कि नल में पानी ही नहीं आ रहा। इसीलिए पूनम अपनी सास शकुंतला को बुलाती है। माँ जी, मैं नहाने गई थी, लेकिन बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा। अरे बहू, वो मैं तुझे बताना भूल गई थी।
पानी सुबह ही आया था। मैंने नीले वाले डब्बे में पानी भर कर रखा है। तू एक काम कर, उसमें से ही पानी ले ले और नहा ले। माँ जी लेकिन वो नीला वाला डब्बा तो खुला है ना, उसमें धूल मिट्टी गई होगी कितनी। बहू तो क्या हुआ, कौन सा तुझे पता चलना है। जाकर नहा ले। शकुंतला की बात सुनकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में गुस्सा होकर बैठ जाती है। पूनम काफी गुस्से में थी। तभी वहाँ पूनम का पति अर्जुन आता है और वो पूनम को गुस्से में देखता है। क्या हुआ पूनम, तुम गुस्से में क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ मैं? अरे मैं अमीर घर से हूँ और इतने गरीब घर में आई हूँ शादी करके। यहाँ नहाने के लिए पानी तक भी नहीं है, और जो है वो भी गंदे पानी से नहाने के लिए माँ जी मुझे बोल रही हैं। पूनम कोई बात नहीं, हम गरीब जरूर है लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ और अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना हर पति का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हारे लिए साफ पानी खरीद के लाता हूँ। लेकिन माँ जी को पता चल गया तो क्या हुआ, कह दूंगा मेरी पत्नी को चाहिए। अरे भाई तुम बाहर वाली थोड़ी हो, और मुझसे जितना होगा ना मैं उतना करूंगा तुम्हारे लिए। जो कुछ भी मुझसे नहीं भी होगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि वो भी मैं तुम्हारे लिए कर दूं। जहाँ कोई भूल चूक मुझसे हो जाए तो तुम मुझे माफ कर देना, मेरी हर गलती को सुधार देना। क्यों, इतना तो तुम कर सकती हो ना मेरे लिए। मैं कितनी गलत थी। भैया और पापा ने इतना अच्छा लड़का ढूंढा है मेरे लिए, जो गरीब होने के बाद भी मुझे अमीरों की तरह रख रहा है। अब क्या सोचने लग गई हो तुम? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, अब तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ बाहर से खरीद के। उसके बाद ना तुम नहा लेना और तैयार हो जाना। उसके बाद हमें तुम्हारे मायके भी जाना है, तुम्हारे पग फेरी की रस्म है ना। अर्जुन के स्वभाव को देखकर पूनम का दिल पिघल जाता है। नहाने के कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ अपने मायके जाती है, जहां अर्जुन और यश दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। पूनम की भाभी रसोई में खाना बना रही थी। पूनम अपनी भाभी के पास जाती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी थैंक यू, आपने हमेशा ही मुझे समझा है और समझाया है। और हाँ सॉरी, मैंने हमेशा ही आपको नीचा दिखाया। भाभी मुझे माफ कर दो। अरे ननद जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? ये सब तो होता रहता है ना। भाभी मैं हमेशा ही गरीब लोगों से परेशान रहती थी। मुझे गरीबी पसंद नहीं, यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी तक तोड़ने की सोची। लेकिन जब अर्जुन का स्वभाव देखा तो मेरा मन नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना ननद जी कि आपको अपने पापा की पसंद आपको बहुत पसंद आई। हाँ भाभी, आपको पता है मेरा ससुराल भले ही गरीब है, लेकिन दिल उनका अमीरों के खजाने से भी बड़ा है। अर्जुन जी और मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो पूरे हक से बोलते हैं कि वो अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और यही मैंने भैया को देखा है कि पैसे कमाने के चक्कर में कई बार आपकी इच्छा तो दबी ही रह जाती है। देखा पूनम, हमेशा अमीर देखकर भूल जाते हैं लोग, लेकिन अब खुद देखो, तुम्हारे भैया और तुम्हारे अर्जुन जी अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन तुम्हें इतना खुश आज मैंने पहली बार देखा है। राधिका की ननद जो कि गरीबों से और गरीबी से परेशान रहती थी, लेकिन अपने ससुराल में जाने के एक दिन बाद ही उसे समझ आ जाता है कि उसकी भाभी कितनी सही थी, और वो इस बारे में अपनी भाभी से भी बात करती है। संजना रंग में काफी काली थी। उसकी शादी के लिए जब भी लड़के वाले उसे देखने आते थे, वो घर जाकर कॉल करेंगे कहकर दोबारा मुड़कर उसके घर नहीं आते थे, और कुछ तो देखते ही मना कर दिया करते थे। और इस बात से उसके माँ बाप भी बहुत परेशान रहते थे। और एक दिन जब एक बार फिर से संजना को अतुल नाम का लड़का देखने आ रहा होता है, तो उसके घर वाले संजना की शादी करने के लिए एक तरकीब लगाते हैं और संजना की जगह उसकी बहन सुमन को संजना बताकर दिखा देते हैं। सुमन संजना से बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी थी, इसीलिए अतुल देखते ही उसे हाँ कर देता है। कुछ महीनों बाद संजना की अतुल से शादी हो जाती है, और जब शादी की पहली रात अतुल संजना का घूंघट उठाता है तो संजना को देखकर कहता है, तुम कौन हो और संजना कहाँ है? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ही तो हूँ संजना। ये झूठ है, मैंने अपनी आंखों से संजना को देखा है। वो बहुत ही सुंदर और गोरी है, तुम्हारी तरह काली नहीं है वो। आपने मेरी बहन सुमन को देखा होगा, पर मैं ही संजना हूँ। इसका मतलब मेरे और मेरे घर वालों के साथ धोखा हुआ है। जी ऐसा मत कहिए, आपने ही तो इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। इतना कहकर अतुल संजना को कमरे से बाहर कर देता है, और अब संजना गेट पर ही सो जाती है। जब सुबह सभी लोग उठ जाते हैं तो संजना की सास सरिता अपनी बहू और बेटे को उठाने के लिए आती है और संजना को बाहर पाकर कहती है, अरे बहू, तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? अब संजना जब पीछे मुड़ती है तो सरिता उसके काले रंग को देखकर चौंक जाती है और कहती है,
अरे तू कौन है जो मेरी बहू के कपड़े पहने कमरे के बाहर सो रही थी? और मेरी बहू कहाँ है? माँ जी मैं ही संजना हूँ। अब सरिता संजना के घर कॉल लगाती है तो वहाँ कोई भी कॉल नहीं उठाता। कुछ देर बाद सबको पता चल जाता है कि संजना को शादी के वक्त बदल दिया गया था और इसके पीछे की वजह जानने के लिए संजना की सास और पति जब संजना के घर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ताला लगा हुआ था और अब वो सब समझ गए थे कि अतुल और उसके घर वालों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और ये सब जानने के बाद सरिता अपने बेटे से कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बहू और काली, अब इस काली बहू का क्या करे? हमें तो इसने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। करना क्या है माँ, इसे बाहर निकाल फेंको। अरे ऐसे नहीं कर सकते ना, बात थोड़ी ठंडी होने दे, फिर इसे ऐसे बाहर निकालूंगी कि कभी वापस ही ना आ पाए। ठीक है माँ। इतना बोलने के बाद दोनों माँ बेटे घर आते हैं और आकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। और तभी वहाँ पर संजना अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर ले आती है और उन दोनों के आगे रख देती है। तभी अतुल कहता है, ये सब क्या नौटंकी है? किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की और सब सामान को हाथ लगाने की? माँ जी आज मेरी पहली रसोई है तो मेरा हक है ये सब करने का। क्या कहा? तेरी पहली रसोई? तुझे क्या लगता है हम तुझ जैसी काली बहू के हाथ का खाना खाएंगे? सही कह रही है माँ। आप तो ऐसे मत कहिए ना, मैं आपकी पत्नी हूँ। ए काली लड़की, तू हमारी कोई नहीं है, समझी तू? और अतुल इसे अभी घर से बाहर कर, मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। हाँ माँ, अभी करता हूँ उसे घर से बाहर। इतना कहकर अतुल संजना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देता है। संजना रोती है और चिल्लाती है पर उसकी कोई नहीं सुनता है। अब संजना का ना तो मायके में कोई था और ना ही ससुराल में कोई था। अब बेचारी यहाँ वहाँ भूखी प्यासी भटकती रहती है। 2 दिन तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद संजना एक आश्रम के बाहर बेहोश हो जाती है और वहाँ की कुछ औरतें उसे अंदर ले जाती हैं। जब संजना की आंखें खुलती हैं तो वो सब उससे उसके यूं दर बदर भटकने की वजह पूछती हैं और फिर संजना उन्हें सब कुछ जो उसके साथ हुआ रोते हुए बताती है। और उनमें से एक महिला जिसका नाम महक था वो संजना से कहती है, बहन, हम सब भी तुम्हारी तरह पीड़ित महिलाएं हैं जिन्हें किसी न किसी कारण ससुराल से निकाल दिया गया है, लेकिन हम सब एक साथ रहकर अपने सारे दुख और दर्द भुलाने की कोशिश करते हैं। तुम भी हमारे साथ रह जाओ। बहन मैं चुप नहीं बैठ सकती ऐसे। उन्होंने मुझे ये कहकर निकाला था कि मैं एक काली बहू हूँ। अब मैं अपने इसी अपमान को अपनी ताकत बनाना चाहती हूँ। बस आप मेरा साथ दे दो। ये तो अच्छी बात है बहन, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या करना है? बहन मैं बस एक छोटा सा होटल या ढाबा खोलना चाहती हूँ और अपने हाथ के खाने से अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। ठीक है बहन, हम तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन उसके लिए हमें और संस्थाओं में बात करनी होगी और इस काम में पैसे की भी बहुत जरूरत होती है। ठीक है बहन, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अब सभी औरतें जो उस आश्रम में थी वो मिलकर पैसे जमा करती हैं और कुछ अधिकारियों से बातचीत करके काली बहू की रसोई नाम से एक छोटा सा ढाबा खोलती हैं, जिसमें कि संजना और बाकी की सभी आश्रम की औरतें काम करती हैं। और उस ढाबे में आए सभी लोग संजना के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं। कुछ ही महीनों में काली बहू का ढाबा तरक्की पर पहुंच जाता है, जिसके बाद एक दिन संजना महक से कहती है, दीदी मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ढाबे का खाना हफ्ते के 2 दिन अनाथ आश्रम में भी भेजा जाए। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, हम कल से ही ये काम शुरू कर देंगे बहन। ठीक है दीदी। अब संजना के हाथ का बना हुआ खाना अनाथ बच्चों को भी भेजा जाता है और सभी को ये खाना बहुत पसंद भी आता है। सभी संजना और काली बहू की रसोई की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन संजना किसी काम से बाहर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में बहुत सारे गरीब लोग सड़क किनारे भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये देख संजना को बहुत बुरा लगता है और वो ढाबे पर जाकर महक से कहती है, दीदी आज जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में मैंने कुछ लोगों को उनके बच्चों के साथ सड़क किनारे बैठा देखा जो कि काफी भूखे लग रहे थे। हम उनकी मदद पैसे से तो नहीं कर सकते पर उन्हें 2 टाइम का खाना देकर तो कर सकते हैं ना।
संजना, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम बहुत जल्दी दूसरों को दुखों को अपना बना लेती हो। लेकिन बात ये है कि हमारे पास इतना राशन नहीं है कि हम और लोगों को खाना खिला सके, क्योंकि ढाबे से इतने पैसे नहीं आते हैं। उन दोनों की ये बातें ढाबे के काउंटर पर आया एक मोहन नाम का आदमी सुन लेता है, जो अपने खाने के पैसे देने आया था। तभी वो ये बात सुनकर कहता है, बताओ कितने पैसों की जरूरत है, मैं मदद करूंगा। आप कौन है और आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैं कुछ दिन पहले ही आपकी काली बहू के रसोई के ढाबे पे खाना खाने आया था और मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद मैंने काफी लोगों से पता किया कि ये ढाबा आखिर है किसका। तो उन सब ने मुझे आपके और आपके लाइफ के बारे में बताया कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, और मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। इसलिए मैं दोबारा खाना खाने के साथ साथ आपकी मदद के लिए भी आया था। मैं भी आपके और आपके इस आश्रम के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं आपके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब सुनकर संजना को खुशी होती है और अब मोहन संजना और काली बहू की रसोई दोनों की मदद करता है। और अब संजना रोड पर रहने वाले उन सभी लोगों के लिए सुबह और शाम भर पेट खाना भेजा करती थी। एक दिन अतुल और उसकी माँ दोनों बाहर खाने के लिए जाते हैं और अतुल अपनी माँ से कहता है, माँ आज ना काली बहू की रसोई में खाने चलते हैं, कुछ सुना है बड़ा अच्छा खाना मिलता है वहाँ। अच्छा जी, तू कहता है तो ठीक है, चलते हैं वहाँ। अब दोनों माँ बेटे संजना के ढाबे काली बहू की रसोई में खाना खाने जाते हैं और जब दोनों उसका खाना खाते हैं तो उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है और दोनों ही उस खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह अतुल, ये तो सच में बहुत अच्छा खाना है। मैंने तो आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। हाँ माँ, आपने सही कहा, मैंने भी आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। इतना कहने के बाद जब सरिता पीछे की ओर देखती है तो उसे संजना की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है, जिसके नीचे लिखा होता है, काली बहू की रसोई में आपका स्वागत है। और ये देखकर दोनों ही माँ बेटे चौंक जाते हैं और फिर जब वो वेटर से उसके बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये ढाबा संजना का ही है। और ये जानने के बाद उन दोनों को बहुत पछतावा होता है, जो भी उन्होंने संजना के साथ किया वो याद करके। और फिर दोनों माँ बेटे संजना से मिलने आते हैं और उसे माफी मांगकर उसको अपने साथ ससुराल ले जाने के लिए बोलते हैं, जिस पर संजना कहती है, ये अच्छी बात है कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब यही मेरा मायका है और यही मेरा ससुराल। इतना कहकर संजना वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।